कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कैसा आहेस? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो है वो जुड़ा हुआ है मेडिकल नेग्लिजेंस से। देखिए, जब भी डॉक्टर पे लगेंगे आरोप मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए और केस जो है फाइल होगा बिफोर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन, तो निर्भर करेगा परिवादी धारा 35 सीपी एक्ट पे। अब जो केस मैं डिस्कस करूँगा ये भी डिस्पोज ऑफ हुआ है बाय डीसीडीआरसी और जजमेंट है 16/2/26 और इसमें कंसर्न डॉक्टर पे आरोप थे कि डॉक्टर जो है पेशे से है बीडीएस। डेंटल ट्रीटमेंट के लिए इनसे जो है कंसल्ट किया गया। इन्होंने रॉन्गली जो है एडवाइस किया और किसी अन्य के पास जो है रेफ़र कर दिया। जब किसी अन्य के पास गए तो उसने भी गलत जो है ट्रीटमेंट दिया और ये स्थिति पैदा हुई कि जो दाँत डिफेक्टिव था या जिसमें इन्फेक्शन था उसको तो छोड़ दिया गया और किसी अन्य दाँत को जो है निकाल दिया गया। तो बेसिकली इस तरह के जब मामले होते हैं तो वहाँ पर कंसर्न जो परिवादी उसका कहना ये था कि साहब मुझे पेन कॉज़ हुआ, मुझे अगोनी हुआ और मुझे जो है लिटिगेशन में जो है खर्चा करना पड़ा। डॉक्टर जो है लेस कॉम्पिटेंट है और इसका जो ये तरीका है ये है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का और सर्विसेज जो है डेफिशिएंट है। अगर इस तरह के आरोप लगते हैं किसी डॉक्टर पे तो डॉक्टर जो है बहुत परेशानी में आ जाते हैं या पेन जो है फ़ील करते हैं। आप जो है पेन फ़ील करने की बजाय आप केस के स्ट्रक्चर को जो है देखिए, क्लियर है? और जो एलिगेशंस हैं कितने जनरल हैं, कितने स्पेसिफिक हैं उसको जो है हाइलाइट कीजिए। यहाँ पर डॉक्टर का डिफेंस क्या था या स्टैंड क्या था कि जिस दिन वो कहती है मैं मिली डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब जो हैं अपने एरिया में अवेलेबल नहीं थे, वो कहीं और जो है अवेलेबल थे। जिसका उन्होंने प्रमाण जो है पेश किया, उसको जो है एनेक्स किया। जब भी आप किसी प्लेस पे नहीं होते हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप पर आरोप लगाया जा रहा है, आप कहीं और हैं। उदाहरण के लिए उनका कहना है कि साहब आपसे मुलाकात हुई अजमेर में, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। जबकि आप उक्त दिवस को मान लीजिए अमेरिका में हैं या सिंगापुर है या किसी अन्य जो है राज्य में है, क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो में उस स्थान पर उस समय मीटिंग होना पॉसिबल नहीं था। जिसे हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबी। अगर आप ले रहे हैं प्ली ऑफ एलिबी तो बर्डन जो है डॉक्टर पर रहेगा, पर अगर ये प्ली ऑफ एलिबी आप सक्सीड करते हैं तो उसका फ़ायदा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सक्सीड कर पाए, इनके पास जो एविडेंसेस थी जिसके आधार पर कोर्ट ने जो है निष्कर्ष निकाला। तो कुल मिलाकर के हम फॉल्सिफाई कर रहे हैं द केस ऑफ कंप्लेनेंट कि केस जो है विद अल्टीरियर मोटिव है, केस जो है उसने फाइल किया है विद इंटेंट टू एक्सटॉर्ट और बेसिकली डॉक्टर भी जो है परेशान हो रहा है। इस केस में उसका कहना ये था कि साहब मुझे रेफ़र किया किसी अन्य डॉक्टर को। अब मोटी-मोटी बात है कि जब मैं मिला ही नहीं, तो मैं रेफ़रेंस कैसे करूँगा? तो सेकंड जो पॉइंट है, ये भी अपने आप में जो है डाउटफुल हो गया। तीसरी बात है, लेडी कहती है कि साहब दाँत को निकाला। मोटी-मोटी बात है कि जो ट्रीटमेंट दिया गया था, वो था आरसीटी का। मेडिकल भाषा में क्या कहेंगे इसको अपन? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। भई कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब जो है दाँत निकालने के बजाय, दाँत को जो है ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर उसमें कैनाल्स जो है क्रिएट हो गई है, ठीक है जी? तो उसको ये भरते हैं बाय यूज़िंग केमिकल्स। तो बेसिकली दाँत को जो है निकालना नहीं पड़ता है और मिनिमल प्रोसेस करके हम जो कंसर्न्ड दाँत है उसको भी सेव कर पाते हैं और जो कैनाल से उसको भर के एक अच्छा ट्रीटमेंट करते हुए, कम से कम जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको पेन ना झेलना पड़े और इस तरह का जो सफ़रिंग उसको ना हो, उससे उसको जो है सेव किया जाता है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है मेडिकल लाइन में, क्लियर है? पर ये प्रोसेस जो है बिल्कुल डिफ़र है फ्रॉम दाँत निकालना। पर आरोप क्या लग गए कि साहब दाँत निकाल दिया, जबकि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट क्या किया? आरसीटी का। ये हो रही है किसी अन्य डॉक्टर की बात, क्लियर है? जिसने ट्रीटमेंट किया। तो अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, तो ऐसे सिनेरियो में जो एलिगेशंस थे दाँत निकालने वाले, वो अपने आप में गलत जो है साबित हो गए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। चौथी बात, जो ये कंसर्न था पेशेंट, इसने रिपोर्ट किया मैटर हायर अथॉरिटी को। उसके कॉन्सिक्वेंस में जो है कमेटी बनी, कमेटी ने आरोप जो है माने अप्रमाणित, पर ये सारे फैक्ट जो है कंसील कर लिए। क्लियर हो गया? और एक बात ध्यान रखिएगा कि एम्पल जजमेंट है और सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2022 एससीसी सुप्रीम कोर्ट पेज 481, जो ये कहता है अ मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल मियरली बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन इन द रॉन्ग वे और देयर इज मिस एडवेंचर और देयर इज एरर ऑफ जजमेंट। देखिए, डॉक्टर भी जो है पेशेवर है। हर डॉक्टर चाहता है कि इलाज जो है अच्छा हो और पेशेंट जो है क्योर हो, पर कई बार ऐसा होता है कि जजमेंट्स लेने में जो है एरर हो सकता है। देयर माइट बी मिस हैपनिंग, देयर माइट बी एनीथिंग रॉन्ग जो कंट्रोल से बाहर है उनके, क्लियर है? तो डॉक्टर वहाँ पर ज़िम्मेदार नहीं बन सकता। हर डॉक्टर का अपना एक तरीका है ट्रीट करने का, पर पेशेंट क्या रहता है कि इलाज जो है वो हो जाए गारंटी से, जो कि संभव नहीं है। अगर कुल मिलाकर के रिकॉर्ड पे स्थितियाँ हैं कि डॉक्टर ने जो है फॉलो किया है मेडिकल प्रोटोकॉल, डॉक्टर जो है स्किल्ड है, डॉक्टर जो है क्वालिफाइड है और इसके अलावा कोई भी एक्सपर्ट रिपोर्ट फाइल पे ऐसी नहीं है जो कि प्रूव करती हो गिल्ट ऑफ डॉक्टर, तो ऐसे सिनेरियो में इसका फ़ायदा जो है मिलेगा कंसर्न्ड आरोपी डॉक्टर को। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है दिनांक 1 मई 2009 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसमें भी इस तरह के दिए गए हैं ऑब्जर्वेशन और हम जानते हैं कि समय-समय पर जजमेंट आए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ पर ये बात स्पष्ट लिखी गई है
कि अगर साबित करनी है मेडिकल नेग्लिजेंस डॉक्टर के पार्ट पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है कि डॉक्टर स्किल्ड नहीं है, डॉक्टर के पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है और डॉक्टर ने फॉलो नहीं करा मेडिकल प्रोटोकॉल। अगर इन पर आपका एम्फेसाइज नहीं है, तो आप केस जीत नहीं पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ आवेदक पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आवेदक ने केस फाइल किया है और डॉक्टर केस को पढ़ रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ गेटिंग पैनिक, जस्ट फाइंड 3 इंपॉर्टेंट कंसर्न कि आपकी स्किल के बारे में जो टिप्पणियाँ हैं वो सही है या नहीं है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जो टिप्पणी है वो सही है क्या नहीं है, और जो मेडिकल प्रोसेस आपने फॉलो किया है इसके बारे में जो टिप्पणी की है कंसर्न आवेदक ने वो सही है या नहीं है। अगर तीनों पार्ट पे आप एरर्स स्पष्ट कर पाते हैं, डेफिनेटली आप जो है फ़ायदा ले जाएंगे। क्लियर है बात ये? तो इस प्रकार एक केस को जो है रखा जाता है और अपना स्टैंड जो है लिया जाता है। क्लियर है बात ये? तो जब कभी भी आपको ट्रबल है तो इस तरीके से आप केस को फाइट करें, ताकि अनावश्यक जो ये केसेस हैं इसका आपको सामना ना करना पड़े और इफेक्टिवली आप अपना स्टैंड जो है रख सकें। तो कुल मिलाकर के हम ये बात कह सकते हैं कि जब भी आप पर कार्रवाई हो रही है रिगार्डिंग मेडिकल नेग्लिजेंस, अगर आपको आया है नोटिस थ्रू काउंसिल, उसका रिप्लाई ज़रूर करें। और अगर कोर्ट से आपको आया है नोटिस, उसका भी रिप्लाई करें, पर रिप्लाई सामान्य ना करें, कोई फैक्ट ना छुपाएं और हर एक बात खुल के लिखें। अगर आपका प्रॉपर रिसर्च है, आपने प्रॉपर जो है मेडिकल प्रोटोकॉल को जो है प्लेस किया है, जजमेंट्स जो सपोर्ट कर रहे हैं आपके केस को वो आपने जो है प्लेस किए, देन डेफिनिटली वी कुड हैव द बेनिफिट फ्रॉम द इंसेप्शन। तो आपको आराम से ही बहुत सोच समझ करके ड्राफ्टिंग करनी है और बहुत सोच समझ करके अपना स्टैंड जो है क्लियर करते हुए चलना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।